हमारे मुल्क में जो है मज़हब के नाम पे शार फैलाया जाता है। लॉ तो हर उस बंदे को करना चाहिए कि जो कि समझता है कि मुझे अपने हकूक़ जो है वो किस तरह से लेने चाहिए। आजकल हम में से बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, चाहे वो कोई भी पर्सपेक्टिव हो। मज़हब के नाम पे तो हमें प्रोवोक करना बहुत आसान है। ख़वातीन जो हैं वो अगर बहुत ही अपीलिंग हैं तो उनको ज़्यादा केसेस जो है वो रेफ़र किए जाते हैं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कैपेबिलिटी छुपी होती है। जो लोग तालीम हासिल नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट हम उनको कोई ना कोई हुनर सिखाते हैं। ऐसे कैदियों के लिए काम करना जिनकी सज़ाएँ पूरी हो चुकी हैं तो हम उनका अर्श दमान पे करके उनको रिलीज़ करा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटीज़ हैं और मुख्तलिफ डोमेन्स में ये अब तक काम कर चुकी हैं। ये एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। ज़हरा वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से ये अपना एक NGO चला रही हैं और इसके साथ साथ ये सेंट्रल चेयरपर्सन हैं नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हार्मनी की। हम इनसे जानेंगे कि हमारे माशरे में अमनो अमान का क़याम इतना मुश्किल क्यों हो गया है और इस तरह के वाक़यात जिसमें जो कि इंसानियत के मेयार से भी गिरे हुए हैं वो क्यों पेश आते हैं, इस पे ये क्या कहती हैं। क्योंकि इनका ताल्लुक़ इस फील्ड से है तो ये एक एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पे हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अमनो अमान के क़याम के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और इसमें किन लोगों का किरदार अदा करना बहुत अहम है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयदा ज़हरा बुखारी साहिबा, आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपने ग्रेजुएशन की, लॉ किया, उसके बाद इंटरफेथ हार्मनी, इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ? अभी आप करंटली सेंट्रल चेयरपर्सन हैं नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हार्मनी की। तो ये कमेटी बुनियादी तौर पे क्या करती है? आपने इसको कब और कैसे ज्वाइन किया? इसके पीछे क्या विजन था? बेसिकली नेशनल पीस कमेटी जो है ये गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री फॉर इंटरफेथ हार्मनी, उसकी एक कमेटी है और जो कि अमन व अमान के क़याम के लिए काम करती है, अपना किरदार अदा करती है। और इसको ज्वाइन करने का जो रीज़न था वो ये था कि मैंने देखा कि ये वक्त की ज़रूरत है आजकल। क्योंकि जैसे कि हमारे मुल्क में जो है मज़हब के नाम पे शार फैलाया जाता है, कभी कभार हम कहते हैं कि ये बैरूनी साजिशें हैं या जो कुछ भी है, लेकिन हमें ख़ुद ही मौका नहीं देना चाहिए ऐसा। तो हमने देखा कि जिस तरह ये यूहन्नाबाद वाला वाक़या था, उसमें जो है क्रिश्चियन कम्यूनिटी के घर जलाए गए, फिर इसके रिएक्शन में जो है वो कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के घर जलाए गए। तो हमने क्या किया कि हमने एक ऐसी सोच बनाई, हमने एक ऐसा प्लान डेवलप किया कि इन तमाम मज़ाहिब को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर लाकर हमने इकट्ठा किया और हमने ये एक मोटो दिया उनको कि ना किसी का मज़हब छेड़ो और ना अपना छोड़ो। तो हमें एक दूसरे के मज़हब को, इनकी सोच को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा और उसका एहतराम भी करना पड़ेगा। मैम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। आपने 2 डिफरेंट फील्ड्स में मास्टर किया और इसके साथ साथ लॉ भी किया। इसके पीछे क्या वजह थी और इसके पीछे क्या विजन था? अच्छा, बिल्कुल, मैंने मास्टर इन कंप्यूटर साइंसेस किया पहले, फिर मैंने मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया और इसके साथ ही जब मैंने मुझे अक्सर लोगों ने मोटिवेट किया कि जी आपको जो है ना लॉ करना चाहिए क्योंकि आपकी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो मैं समझती हूँ लॉ तो हर उस बंदे को करना चाहिए कि जो कि समझता है कि मुझे अपने हकूक़ जो है वो किस तरह से लेने चाहिए और मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होने के लिए ना, क्योंकि हर लॉ हर इंसान को करना चाहिए जो कि मतलब समझते हैं कि जी हमें हकूक़ के साथ साथ अपने फ़राइज़ किस तरह से अंजाम देने, क्योंकि हमें अपने कवानीन का ही नहीं पता होगा तो हम कैसे वो ड्यूटीज़ जो है उसी तरह से फुलफ़िल कर सकेंगे। मैम, ये जो आप चेयरपर्सन है नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हार्मनी की, ये अभी जो काम कर रहा है आपके ख्याल में ये कितना सक्सेसफुल है? क्योंकि आए दिन ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात हम देखते हैं जो किसी भी तौर पर अमन व अमान के ज़ुमरे में नहीं आते बल्कि उसके ख़िलाफ़ जाते हैं। तो इसके क़याम के लिए आप किस तरह से कोशिश कर रही हैं? बिल्कुल, हम इसके क़याम के लिए तमाम मज़ाहिब के जो लोग हैं उनके ख़ास तौर पर, चाहे वो क्रिश्चियन पास्टर्स हों, चाहे वो हिंदू पंडित हों, चाहे वो कोई भी हो, हम उनके लेवल तक जाकर उनके साथ बैठकर शाना बशाना हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं। और वो काम इन द सेंस कि भाई हम उनके ऐसे कोई अनासर जो कि इंतशार फैलाएँ और मज़हब के नाम पे किसी को जो है वो प्रोवोक करने की कोशिश करें, तो हम उन्हीं के सबराहान को साथ लेकर चलते हुए उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं या उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी के माइंड में ऐसा कोई परसेप्शन है भी तो क्यों है,
तो उसको दूर करने के लिए हम फिर जो है ना वो अमन अमान के कायम करते हैं। जबकि अभी हमने एक रिसेंट वाक़या भी देखा इस सिलसिले में, श्रीलंकन वाला जो है वो श्रीलंकन शहरी थे जिनको जला दिया गया ज़िंदा। तो वो यही वजह थी कि लैक ऑफ हार्मनी था मेरा ख्याल है, कि हमें जो है ना लोगों को बर्दाश्त नहीं, आजकल हम में से बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, चाहे वो कोई भी पर्सपेक्टिव हो, और मज़हब के नाम पे तो हमें प्रोवोक करना बहुत आसान है। मैम, लॉ आपने किया, उसके पीछे क्या वजह थी? क्या आप अपने जो करंट आपका वर्क था उसको थोड़ा सपोर्ट करना चाहती थी या कोई और रीज़न थी? नहीं, लॉ करने के लिए जिस तरह से मैंने बताया आपको कि अक्सर लोगों ने मुझे कहा कि जी लॉ जो है ना वो आपको इस फील्ड में पहले बात जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ख़वातीन के लिए ये शुबा बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं है, और आप बहुत मिसफिट है इस प्रोफेशन के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी वेलफेयर का काम भी करती रही और ये सारा भी। लेकिन मैं समझती हूँ कि ख़वातीन जब हर शोबे में जा सकती हैं, जब ख़वातीन एंकर हो सकती हैं, जब ख़वातीन लेफ्टिनेंट जनरल हो सकती हैं, जब ख़वातीन आसमान की बुलंदियों को छू सकती हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकती? और डेफिनेटली चैलेंजेस तो हर फील्ड में होते हैं, और मुझे हर ऐसा काम पसंद है जिसमें चैलेंज हो। मैम, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल वक्त आया हो या कोई चैलेंज आया हो, आप उसको कैसे मैनेज करती हैं, कैसे डील करती हैं? और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें स्पेसिफ़िकली, तो इंटरफेथ हार्मनी में इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या वजह है जिस वजह से हम वो अमन व अमान की जो सूरत हाल होनी चाहिए उसको हम कायम नहीं कर पा रहे? जो इंटरफेथ हार्मनी की अगर बात करें तो इंटरफेथ हार्मनी में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जब हम मज़हब की बात करते हैं, और ख़ास तौर पे अगर किसी और के मज़हब की बात करते हैं, या अगर हम ये पहली दफ़ा हुआ कि इंटरफेथ हार्मनी की ही निस्बत से कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो केक है वो हमने चर्चेस में काटा गया, और हमने अपने जो है वो क्रिश्चियन भाइयों के साथ मिलकर जो है वो क्रिसमस भी सेलिब्रेट की। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हमने जो है उनका मज़हब अपना लिया। बिल्कुल ऐसा। तो ये है टॉलरेंस, ये है उनकी खुशियों में शरीक होना और उनको अपनी खुशियों में शरीक करना। यही इंटरफेथ हार्मनी का जो है वो मोटो है। मैम, कायदे आज़म के अगर हम 14 पॉइंट्स देखें तो वो तो आजकल हर बच्चे ने अपनी वो हिस्ट्री की बुक में, पाकिस्तान स्टडीज़ में उसने पढ़े हुए हैं। तो उसमें माइनॉरिटी राइट्स बड़े क्लियर कट उन्होंने बताए हुए हैं, और उनके हकूक़ के बारे में, और किस तरह से उनको साथ लेके चलना है। एक गुलदस्ते की एग्जांपल भी है, वो भी उनके अक़वाल में मिलती है कि माइनॉरिटी एक गुलदस्ते की तरह है, पाकिस्तान एक गुलदस्ते की तरह है। तो हम इस मैसेज को क्यों नहीं समझ पाते? मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, हमने देखा कि यहाँ पर अगर किसी मंदिर की तामीर के लिए कोई ज़मीन दे दी जाए तो उसके पीछे हमारे उलमा हज़रात ही जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, और वो एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं कि हम यहाँ पे जो है वो मंदिर नहीं बनने देंगे। तो हमारा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है कि हम जो है एक मंदिर के बनने से जो है ना वो हमारे शायद ईमान पे कोई ख़तरा आ जाएगा या कोई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब कुछ तो उस दौर में भी हुआ करता था, लेकिन ये कि हमारा मज़हब यही कहता है कि हमें इंसानियत की खिदमत करनी है। हमें किसी मुसलमान की या किसी क्रिश्चियन की या किसी ऐसे उसकी ही नहीं, सिर्फ एक स्पेसिफाई कहीं नहीं किया गया, सिर्फ ये कहा गया कि इंसानियत की खिदमत करनी है और इंसानियत के साथ अच्छा सलूक रखना है। मैम, जो लोग इस वक्त आपके साथ इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट में जो भी लोग पीस के क़याम के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप उनको क्या सजेशंस देंगी कि फ़र्स्ट हैंड उनको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे वो इस कमी को, इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं? एक्चुअली हमें जो है ना ये करना चाहिए कि जो हमारी कुछ मजहबी शख्सियात हैं वो क्या होता है कि जी वही अमन की राह में जो है वो रुकावट होती है सबसे ज़्यादा। तो हमें ये चाहिए कि हम उनकी भी थोड़ी सी काउंसलिंग करें कि भाई हमारा मज़हब या हमारा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है, हमें जो है तमाम मज़ाहिब का इक्वली एहतराम करना है, हमें उनके साथ चलना है, क्योंकि वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, वो हमारी स्टेट का हिस्सा है। और इसका हरगिज़ ही मतलब नहीं कि अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो उसे कत्ल कर दिया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए। तो हमें हर किसी के नज़रिए का एहतराम करना है, लेकिन ना अपना मज़हब छोड़ना है और ना किसी का छेड़ना। मैम, ख़वातीन के हवाले से अगर हम स्पेसिफ़िकली बात करें तो लॉ की फ़ील्ड में उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस उन्हें फ़ेस करने पड़ते हैं? एक मिथ है कि जी ख़वातीन जो हैं वो अगर बहुत ही अपीलिंग हैं या अगर पर्सनालिटी ओरिएंटेड हैं तो उनको ज़्यादा केसेस जो है वो रेफ़र किए जाते हैं। तो हालांकि मैंने अक्सर हसीन सूरतों को किस्मत का मोहताज देखा है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ पे बल्कि ख़वातीन को जो है हमारी इस लीगल फर्टर्निटी में ख़वातीन जो हैं उनको इस चीज़ में ख़ास तौर पे जो है वो किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है, डीमोटिवेट किया जाता है कि अगर क्रिमिनल केसेस ख़ास तौर पे हैं तो वो कहते हैं कि नहीं जी ये जो मर्द हज़रात हैं ना ये ज़्यादा बेहतर डील कर सकते हैं एज़ पर ख़वातीन। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है हमारे यहाँ पे ना।
और ख़वातीन को बिल्कुल भी वो चीज़ प्रेफरेंस नहीं दी जाती। इवन के हमारे जब इलेक्शंस होते हैं वकला हज़रात के, तो उसमें अक्सर हमने देखा है कि ख़वातीन कैंडिडेट जब खड़ी होती हैं तो उसमें ख़वातीन को वोट ही नहीं डालती। तो ये चीज़ जो है हमारे देखने की ज़रूरत है। मैम मुझे ये बताइएगा कि हमारी यूथ जो है इसमें ज़ाहिर है कि लॉयर्स भी शामिल हैं, आपकी तरह के जो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं वो भी शामिल हैं, वो उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि हमने करना क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो वो क्लैरिटी लाने के लिए वो क्या करें, आप क्या सजेस्ट करेंगे उन्हें? मैं यही सजेस्ट करूँगी कि देखें, हर इंसान के अंदर ना कोई कैपेबिलिटी छुपी होती है, हमें बस उसे रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी न किसी हुनर से नवाजा है। कोई बंदा समझता ना कि भाई मैं ये नहीं कर सकता जो अगला बंदा कर रहा है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उसके अंदर कोई स्पार्क नहीं है। तो अल्लाह ताला ने अगर इंजीनियर है और वो बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकता है तो अल्लाह ताला ने उसको वो हुनर नवाजा। कई दफ़ा हमने ऐसा देखा है कि डॉक्टर्स होते हैं, BBS किया हुआ होता है, लेकिन वो जो है वो बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। हमने देखा है कि अगर कोई वकील है तो वो बहुत अच्छा गा लेता है। तो ऐसे हिडन टैलेंट्स भी होते हैं, तो हमें सिर्फ अपने अंदर की कैपेबिलिटीज़ को पहचानने की ज़रूरत है। मैम आप के अंदर एक खिदमत खल्क का जज्बा है और उसी के तहत आपने एक ज़ारा वेलफेयर फाउंडेशन बनाई हुई है अपने नाम से, आप उसकी प्रेसिडेंट हैं। मैम वो फाउंडेशन क्या क्या काम कर रही है, किन किन प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ में अभी तक वो काम कर रही है? क्योंकि हर कोई जो है वो रस्मी तालीम हासिल नहीं करना चाहता, तो हमने क्या एक प्लान किया कि हम जो लोग तालीम हासिल नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट हम उनको कोई ना कोई हुनर सिखा दें। तो एक ये प्रोजेक्ट है हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन का, फिर हमारा हेल्थ पे काम है। इसके अलावा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है प्रिजनर्स अपलिफ्ट, मतलब ऐसे कैदियों के लिए काम करना जिनकी सज़ाएं पूरी हो चुकी हैं लेकिन उनकी एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है फ़ाइन की, उसे हम कहते हैं अर्श दमान। तो हम उनका अर्श दमान पे करके उनको रिलीज़ करा लेते हैं। बल्कि एक मैंने बहुत ही अनयूजुअल सा वाक़या है वो मैं आपको सुनाती हूँ। वो ये है कि जी मैंने जेल के विज़िट पे गई तो वहाँ पे एक ऐसे कैदी से मेरी मुलाकात हुई कि जिन्होंने 2 साल, उनकी पनिशमेंट पूरी हो चुकी है लेकिन 2 साल उन्होंने जेल में गुजार दिए सिर्फ इस वजह से कि वो 1600 रुपये फ़ाइन नहीं पे कर सकते। तो आपकी फाउंडेशन इस पर काम कर रही है? बिल्कुल, और हमने फिर उनकी जो है वो पे करके उनको रिलीज़ कर। मैम फ्यूचर गोल्स आपके क्या हैं, आप अपनी फाउंडेशन को लेके आगे किस तरह से काम करना चाहती हैं, और ये जो पीस एस्टेब्लिश करने की आपकी कोशिश है इस पे आप किस तरह से देखती हैं, आने वाले वक्त में क्या क्या आप काम कर सकती हैं? बिल्कुल, हमने ऐसे इलाके ख़ास तौर पे इस तरह सिंध है, सिंध में बहुत ज़्यादा माइनॉरिटीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं, वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। फिर ये हम पेशावर वाली साइड पे देखें तो वहाँ पे सिख कम्युनिटी हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमने ऐसे इलाकों में जाकर जो है सेमिनार्स कंडक्ट करवाए, क्योंकि वही जिस तरह कासिम अली शाह साहब का भी एक स्लोगन है कासिम फाउंडेशन का कि सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। तो हमने यही चाहा कि उनकी सोच जो है उनको बदला जाए और उनको इसी तरफ लाया जाए ताकि वो पीस के लिए जो है ना वो अपना किरदार अदा करें। माइनॉरिटीज़ के साथ मिलकर, मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज़ दोनों का हमने सेमिनार्स कंडक्ट करवाए। मैम आप लॉयर भी हैं, आप टेक्निकल चीज़ों को भी जानती हैं, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि जो हैरेसमेंट है इसका जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में यही आता है कि ख़वातीन के साथ हैरेसमेंट होती है। क्या इसका ताल्लुक़ सिर्फ ख़वातीन के साथ ही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने हमेशा से यही कहा है कि हैरेसमेंट जो है वो कभी भी सिर्फ ख़वातीन से नहीं है रिलेटेड, वो बच्चों से भी रिलेटेड होती है, वो मर्द हज़रात से भी रिलेटेड है। बल्कि अक्सर हम जब देखते हैं कि ख़वातीन जो कि अगर मियाँ बीवी हैं तो बीवी जो है वो अपने मर्द हज़रात से ऐसी डिमांड कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं जो कि वो पूरा नहीं कर सकता, तो तब मर्द जो है वो हैरेस हो रहे होते हैं। अगर मर्द ऑफिस में जाए और किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे उनको काम करने के लिए दे दिया जाए कि जो कि वो नहीं जा रहे और दूर दराज है या कोई बहुत टफ़ प्रोजेक्ट है जिसमें वो नहीं कर सकते या उनकी इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है लेकिन फिर भी उनको वो चीज़ करनी पड़ रही है, तब मर्द हैरेस हो रहा होता है। अगर मर्द अपने किसी वर्क प्लेस पे जो है वो काम कर रहा है और उसके जो कलीग्स हैं वो उसे बुली कर रहे हैं, तब मर्द हैरेस हो रहा होता है, तो मर्द भी हैरेस हो रहा होता है। बच्चों में भी हैरेसमेंट का इसी तरह से एलिमेंट पाया जाता है। मैम आपकी इन सारी एक्टिविटीज़ के अलावा हॉबीज़ क्या हैं, इंटरेस्ट क्या है, क्या आपको पढ़ने का शौक़ है, या जब आप फ्री होती हैं तब आप क्या करती हैं? मुझे टूरिज़म का बहुत शौक़ है। अ फेमस सेइंग गोज़ लाइक नेचर हैज़ हीलिंग पावर। तो मैं जब भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ और थक जाती हूँ इन मामलात से, रोज़मर्रा के काम काज से, सोशल एक्टिविटीज़ से, तो मैं फिर जो है ना वो नेचर का रुख करती हूँ। और मैंने जो है काफ़ी इलाकों को, काफ़ी एरियाज़ को मैंने जो है वो एक्सप्लोर किया
उनमें ख़ास तौर पे खुशाब का जिक्र मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि खुशाब एक ऐसा हिडन एरिया है कि जो लोगों ने अभी तक उसको ज़्यादातर एक्सप्लोर ही नहीं किया। हम ज़्यादातर जब भी टूरिज़म की बात करते हैं, जब भी वेकेशंस की बात करते हैं, तो वेकेशंस में हम कहते हैं कि हमने माउंटेनियस एरियाज़ में जाना है, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना है। तो हम अगर खुशाब में देखें तो ये पंजाब का ऐसा हिस्सा है कि जहाँ पे हमें लेक्स भी मिलती हैं, जहाँ पे हमें माउंटेन्स भी मिलते हैं और जहाँ पे हमें ये रेगिस्तानी इलाका भी मिलता है। तो ये एक ऐसा एरिया जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। मैम, कासिम अली शाह फाउंडेशन और इसके काम को आप कैसे देखती हैं? मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनके काम से, ख़ुद कासिम अली शाह साहब से, क्योंकि मैं इनकी मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी सुनती रहती हूँ और इंटरव्यूज़ भी देखती रहती हूँ, और मैंने बहुत कुछ सीखा है इनके इंटरव्यूज़ से, इनकी गुफ्तगू से, और बिल्कुल इन्होंने काफ़ी हद तक मेरी सोच भी बदली है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी बदलेगा। और जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें ख़ास तौर पे सुलह का जो एक प्रोजेक्ट है, तो आओ सुलह कराएं, तो वो जो है वो तो मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि इसमें यह है कि वो मियाँ बीवी की जो अगर कोई किसी से नाराज़ हैं, तो ये देखें हमारे रोल है जो कि हम कम्युनिटी में प्ले कर रहे होते हैं, तो वो उनको बुलाते हैं, उनको सुलह करवाते हैं। इसके अलावा ये जो आपका यही वाला प्रोजेक्ट है, ये शेयरिंग प्रोफेशनल विजडम, तो इसमें ऐसे लोग, ऐसे जो कि पसे पर्दा रहकर काम कर रहे होते हैं, लेकिन कभी लोगों ने उनको सामने देखा नहीं है कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं, तो आप उनको सामने लाते हैं और उनको दिखाते हैं कि लोगों को भी देखने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, और उनको भी एक प्रोजेक्शन मिलती है कि जी हम ये काम कर रहे हैं, तो हमारे काम को जो है वो शोकेस किया जा रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैम, आखिर में हमारी ऑडियंस को आप टेक होम मैसेज क्या देंगी? मैं यही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ खुदारा जो है अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करें। अगर कोई शख्स आगे बढ़ रहा है तो उसको मोटिवेट कीजिए। जिस तरह से कासिम अली शाह साहब भी हमेशा से मोटिवेशन के ऊपर जो है वो ख़ास फोकस रखते हैं, तो किसी को ये मत सोचिए कि वो मुझसे आगे चला जाएगा या आगे बढ़ जाएगा तो मेरे लिए कोई ख़तरा है। हमेशा लोगों को जो है ना वो मोटिवेट करते रहा करें। बहुत बहुत शुक्रिया सैयदा ज़हरा बुखारी साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनके इंटरव्यू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि मुख्तलिफ डायमेंशंस में इन्होंने बात की और बहुत ही अच्छे अंदाज से गुफ्तगू की। आपको समझ भी आई होगी और सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए कि फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।